हकों को नहीं मानते हैं आप और मैं, क्योंकि हमें इनके कानूनी हकूक का भी इल्म है और हमें अपने हकूक का भी इल्म है। हमें पता है कि थानेदार कब मेरे घर में घुस सकता है, और मुझे पता है कि अगर वो गलत घुसेगा तो कानून मुझे हक देता है कि उसी टांग से पकड़ के उसको दीवार पे फेंक दूं। नहीं है पता आपको इल्म है कि कोई नाजायज आप पे हाथ डालता है तो इसको एजाज कहते हैं, और एजाज के लिए कानून आपको हक के दिफा देता है। तो लिहाजा मजाल है कि कोई मुझे गैर कानूनी तरीकों से कंडों से डरा सके, तो क्यों कर वकील डर सकता है। आपने और मैंने इस कौम को, जिसको जबर जुल्म के बलबूते पे डराया गया है और नफ्सियाती मरीज बनाया गया है, ये बात नहीं बननी है जो नारे लगाते थे ट्विटर पे और फेसबुक पे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और अभी अपने बेड पे बैठ के 2 लकीरों के ट्वीट मारते हैं। और रेड लाइन थी, रेड लाइन है, लेकिन रेड लाइन के लिए आपने क्या किया? जब वक्त आया, वो बैठा हुआ है जेल में, जब भी मैं मिलता हूँ मुझे हौसले की बात करता है, हिम्मत की बात करता है, और मैं बार बार कहता रहता हूँ। वो पश्तो रवानी से नहीं बोलता है, लेकिन मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मैंने पश्तूनों में सारी जिंदगी गुजार दी। खुदा की कसम मैंने इतना मजबूत पश्तून नहीं देखा है जो मैंने इमरान खान की जात में मजबूती देखी है, अज़म देखा है। ख़वातीन और हज़रात, ये कन्वेंशन का इनेकाद और इन कन्वेंशन में बोलने के पीछे मुहर्रक ये होता है कि चूंकि पाकिस्तान में हालात जिस नहज पे पहुंच चुके हैं और कानून की हुक्मरानी जो है वो पस्ती और अता गहराइयों में अपनी आखिरी सांसें ले रही है। बैसियत एक वकील के, ये जो हमारा पेशा है, इस पेशे को दवाम हमेशा कानून की हुक्मरानी ने बख्शा है। हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं कि जिस दौर में वकील की वकालत, उसकी दलील, उसकी बात, उसका आर्गुमेंट अब मेरा ख्याल है कि बूटों के चाप के नीचे थले दबता जा रहा है, मिटता जा रहा है। हम मिसालें दिया करते हैं, हमेशा से ये समझते थे कि ये अदालतें हमारी ताकत हैं। आज पहली दफा महसूस हो रहा है कि शायद हमारी ताकत अदालत नहीं है, ये हमारी गलत एजम्पशन थी कि अदालतें जो हैं, बार और बेंच, ये मिल के कानून की हुक्मरानी जो है, इस नजरिए को जो है बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं। आज मेरी सोच ये है कि कानून की हुक्मरानी, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, ये इस मुल्क की हमेशा से जरूरत रही है। वजह ये कि ये कभी रही ही नहीं है, और जो हमारी नजरें बेंच की तरफ उठती थी, उस वक्त हम इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि इन बेंचेस पे बैठे जो लॉर्डशिप्स हैं, जो जज साहिबान हैं, ये अपने हल्फ के तहत इसके पाबंद हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को प्रमोट करते हैं। आज के तजर्बात ने, मौजूदा वक्त के वाक़यात और हालात ने ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि वकला को अपने बलबूते पर, अपने तईन, अपनी हिम्मत, अपनी जिम्मेदारी पे ये अलम और ये आवाज बुलंद करना होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम अपने बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ये रियासत नहीं चल सकती है इस लाकानूनियत के साथ जो आपने इम्पोज की है। ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, इसके अवाम जिनकी हकूक को आपने चीर फाड़ के
नारवा रवैये के साथ शायद जिंदा नहीं रह सकते हैं। क्या फर्क है मुआशरों में, मुहज़्ज़ब मुआशरों में और जाहिल मुआशरों में? वहाँ लोगों की बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है, वहाँ लोगों की चादर चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल नहीं किया जाता है। मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, कल मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से बाहर निकला तो गुज़िश्ता हफ्ते यानी सोमवार के दिन साइफर केस में ट्रायल जज अबुल असनाद सुल्करनैन के सामने अडियाला जेल में खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की मौजूदगी में 265 सी के तहत नकूलात दिए जाने की प्रोसीडिंग मुकर्रर की। आप सारे वकलाए हैं, समझते हैं। तो जब नकूलात दिए जाने के वक्त जज साहब ने नकूलात देने चाहे तो हमने दो वजूहात पे इतराज़ात उठाए। एक वजह ये थी कि खान साहब के जेल में ट्रायल के हवाले से वजारत कानून ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसको मैंने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वजारत कानून के पास 352 ज़ब्त फौजदारी और सेक्शन 9 ज़ब्त फौजदारी के तहत ये हकूक हासिल नहीं है और इन कैमरा ट्रायल जो है जेल में ऑर्डर कर सके। इस पे बात समाप्त हुई, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, तकरीबन अब 38 अयाम हो गए। तो हमने कहा कि ये रिट डिसाइड होनी है, तो लिहाजा अगर ये रिट एक्सेप्ट होती है तो ये सारी चीजें रिवर्स होगी। आप थोड़ा सा जुडिशल प्रोप्राइटी का मुजाहरा करें। दूसरा, चूंकि शाह महमूद कुरैशी की जेल ट्रायल के हवाले से कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, तो लिहाजा शाह महमूद साहब जो हैं उसके अपने इंफरादी हकूक है, आप उनके ट्रायल जेल में नहीं कर सकते। इन दो बातों पे हमने उजरात उठाई। जब ऑर्डर शीट लिखवाया गया हमारे सामने, उन्होंने कहा दस्तखत करो, मैंने कहा नहीं करते हैं। तो जज साहब ने ऑर्डर शीट हमारे सामने लिखवाई, ये सब कुछ लिखा। बाद में जब मुसद्दिक़ का नकल मैंने उसी रोज रजू की अदालत से, तो मेरे एसोसिएट ने बताया कि जज साहब ने अभी तक अटेस्टेड कापी जारी नहीं की। मंगल के रोज मुझे अटेस्टेड कापी मिलती हैं। जब मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो उसमें जज साहब कुछ और लिखते हैं। जो हमारे सामने लिखवाया गया उससे कतई मुख्तलिफ वो लिखवाता है कि जी मैंने इनको कापी दी। यानी इतना बड़ा झूठ कौन किस तरह लिख सकता है? हमने तो लिखने वसूल करने से इनकार किया। और मैंने वो ऑर्डर लेके बुध के रोज क्रिमिनल रिविजन दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तरीका ये है कि बुध के रोज अगर कोई पिटीशन जमा होती है तो वो जुमेरात को लगती है। ऑफिस ने ऑब्जेक्शन उठाया। सुनी जी, बड़ी मजेदार स्टोरी है। ऑफिस ने ऑब्जेक्शन उठाया। ऑब्जेक्शन ये था कि जो नकूलात जज ने आपको दी हैं वो साथ में लगा दें। तो मैंने उनको कहा कि भाई हमें नकूलात तो मिली नहीं है, एफिडेविट हमने लगाया हुआ है, इसी ऑर्डर को हमने इंप्यून किया हुआ है। वो बतौर ऑब्जेक्शन अगले दिन चीफ जस्टिस हामिद फारूक साहब के पास लगा। मैंने उनको यही बात की, मैंने कहा कि हमने नहीं लिए, जज ने गलत बयानी की। तो मैंने कहा कि जी जुमा आखिरी वर्किंग डे होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आज जुमेरात हैं, आप मेहरबानी करें कल के लिए या आज सुन लें। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं फिक्स करूंगा। अब ट्रायल जज ने तारीख मुकर्रर की है मंगल के रोज, आने वाला मंगल। तो कल मुझे ऑर्डर शीट मिला और आज मुझे पता चला कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारा केस 24 तारीख के लिए मुकर्रर कर दिया। 24 को सुनवाई हुई। यानी ये मैटर कंक्लूसिवली इनफेक्चुअस है, वो तो फर्द जुर्म बना लेगा मंगल के रोज। यानी कि आपने मुझे इन बहानों से मेरा राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस मुझे डिनाई कर दिया। ये आपका कानून है और ये आपकी इंसाफ है। तो मैंने उस वक्त कहा कि ये एक बात मैं बताऊं कि तोशाखाना केस में किस तरह हमारे साथ जज के जरिए इंसाफ को जिस तरह कसाई अपने दुकान में बैठ के गोश्त के टोटे करता है, हमने उसकी अदालत में इंसाफ को टोटे होते होते देखे हर रोज। तो दलेर साहब जो हैं लगे हुए हैं, फर्द जुर्म बनाने पे तुले हुए हैं और बनाएगा मंगल को, क्योंकि हाई कोर्ट ने
एक्सक्लूसिव जस्टिस पामाल कर दिया। आज मैंने एडिशन रजिस्ट्रार से बात की, डिप्टी रजिस्ट्रार से बात की, और ये मसले मसाइल हमें रोजाना दरपेश आते हैं। मुआशरों में लोगों के साथ जुल्म ज्यादती पूरा निजाम करता है और हर हुकूमत करती है, लेकिन लोग उम्मीद लगाए बैठे होते हैं मुंसिफों से अदल के लिए। वो कहते हैं कि जी जाऊंगा और मुझे विंडिकेट किया जाएगा, मुझे इंसाफ मिलेगा अदालत से। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा की आयत 440 कि खुदावंद करीम खुद एटम के जर्रे के बराबर जो है ना इंसाफी नहीं करता है। और हजूर करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ना इंसाफी को हराम समझता है। खुदावंद करीम खुद ना इंसाफी करता है और लोगों के साथ भी ना इंसाफी को हराम डिक्लेयर करता है। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में तुम तो खुदा के हकामात के मुनकिर हो। ना इंसाफी को वतीरा बनाया है सियासी मकासद के लिए। एक लीडर को आपने सजा दिलवानी है, एक दिलवा दी, आपने लाइन में केसेस तैयार किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि इस रबड़ स्टैम्प जुडिशल सिस्टम के जरिए जो है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को साइफर केस में सजा दिलाएं। मेरे अजीजों, वो ट्रायल हम रोजाना भुगतते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत जो उठाई जाती है, जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती हैं, मैंने उन तमाम के केसेस किए, तमाम के आले खाना से मिला हूँ, उनकी हालत ज़ार मैंने देखी है, उनके साथ क्या क्या कभी अफवाल हुए, उनके साथ क्या क्या जुल्म हुए, बयान से बाहर हैं। लेकिन सिर्फ एक बात जरूर समझ लें, एक बात जरूर समझ लें आप सब, वो ये है ज़ाती तजर्बे की बुनियाद। आप और हम, मैंने तो जिंदगी में कभी अच्छा दिन ही नहीं देखा है। जब जवान हुए तो दहशतगर्दी जो है हमारे पीछे हमारी जिंदगी में दाखिल। अपने इलाके में, अपने कबीले, अपने खानदान के लोगों के जनाजे उठा उठा के थक चुका हूँ। मैं अपने खानदान के 132 लोगों को इन दहशतगर्दों के हाथों खो चुका हूँ। अपने बाप का जनाजा मैंने उठाया है, उनके गार्ड का जनाजा उठाया है। कभी अच्छा दिन नहीं देखा, लेकिन एक चीज मैंने समझी है और वो ये है, वो वक्त जब मेरे बड़े नजदीकी, मेरे कबीले के बड़े नजदीकी लोग मेरे साथ गाड़ी में नहीं बैठा करते थे कि शायद गोली लगेगी तो इसको तो लगेगी कि हम बच जाए। उस वक्त से मैंने दाएं बाएं देखना छोड़ दिया था, किसी से हिम्मत लेना छोड़ दिया था। उस वक्त से मैंने ये फैसला किया था कि जो होगा मुझ पे मैं अपने तय करूंगा और अपनी जिम्मेदारी पे करता हूँ। ना आगे देखता हूँ ना पीछे देखता हूँ, लेकिन मेरा एतकाद, मेरा हौसला अपनी जात पे इतना फोकस हो चुका है कि मैं अब ये समझता हूँ कि शायद ही कोई चीज है, क्योंकि जो चीज, जिन चीजों से ये लोग डरा रहे हैं, इससे तो बड़ी ही भयानक चीजें हम भुगत चुके हैं, वो आप लोग सोच ही नहीं सकते हैं। हमारा इलाका और आज फिर वही हालत है, ये गार्ड की फौज लेकर जाना पड़ती है, वरना ये मौत की शिकंजे, ये दहशतगर्दी, ये हमारे इलाके में अब आज फिर इतनी हाम हो चुकी है। अजीजों, मैं इसलिए ये बात आपको बता रहा हूँ कि वही चीज जिसने इस पाकिस्तानी कौम को बीमार कर दिया है, आप यकीन करें पूरी कौम बीमार हो चुकी है और बीमार हुई है डर के हाथों। लोग डरे हुए हैं, हर एक को खौफ है, उठा लिया जाऊंगा, पीटा जाएगा, मारा जाएगा, अगवा हो जाएंगे। और भाई होने दो, जिंदगी तो जब जवान होते हैं तो तब जिंदगी लड़खड़ाने लगती है। क्या रखा है इस जिंदगी में, क्या बनना होगा हमने, इससे आगे कुछ है? 50 के पेटे में पहुंच के 60 में 10 सालों में वैसे ही नेचुरल हमारी मौत होनी है। 10-5 आगे पीछे कर लो, बेहतर नहीं है। इस जमीन में एक पश्तून की तरह जिए, नजरें उठा कीजिए, सर उठा कीजिए, जाबिर के गले पे हाथ डालें, पूछ
पूछे उनसे कि हम आपके जन्म के ज़ाब्तों को नहीं मानते हैं आप और मैं, क्योंकि हमें इनके कानूनी हकूक का भी इल्म है और हमें अपने हकूक का भी इल्म है। हमें पता है कि थानेदार कब मेरे घर में घुस सकता है, और मुझे पता है कि अगर वो गलत घुसेगा तो कानून मुझे हक देता है कि उसी टांग से पकड़ के उसको दीवार पे फेंक दूं। नहीं है पता आपको? आपको इल्म है कि कोई नाजायज आप पे हाथ डालता है तो इसको इजाल कहते हैं, और इजाल के लिए कानून आपको हक के दिफा देता है। तो लिहाजा मजाल है कि कोई मुझे गैर कानूनी तरीकों से कंडों से डरा सके, तो क्यों कर वकील डर सकता है? आपने और मैंने इस कौम को, जिसको जबर जुल्म के बलबूते पे डराया गया है और नफ्सियाती मरीज बनाया गया है, ये बात नहीं बननी है जो नारे लगाते थे ट्विटर पे और फेसबुक पे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और अभी अपने बेड पे बैठ के 2 लकीरों के ट्वीट मारते हैं। और रेड लाइन थी, रेड लाइन है, लेकिन रेड लाइन के लिए आपने क्या किया? जब वक्त आया, वो बैठा हुआ है जेल में, जब भी मैं मिलता हूँ मुझे हौसले की बात करता है, हिम्मत की बात करता है, और मैं बार बार कहता रहता हूँ। वो पश्तो रवानी से नहीं बोलता है, लेकिन मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मैंने पश्तूनों में सारी जिंदगी गुजार दी। खुदा की कसम मैंने इतना मजबूत पश्तून नहीं देखा है जो मैंने इमरान खान की जात में मजबूती देखी है, अज़म देखा है। लिहाजा बैसियत के वकील, ये डिसाइसिव मोमेंट है, ये वक्त गुजर जाएगा। वक्त तो क्या कहते हैं कि साईं वक्त गुजारने के लिए भी वक्त लेता है, ये डिसाइसिव मोमेंट है। जो लोग मसलियत से काम लेंगे, जो लोग इस वक्त में अपने कम्युनिटीज के लिए खड़े नहीं होंगे, आप देख रहे हैं हमें जलसे की इजाजत नहीं, झंडा उठाने की इजाजत नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान भर में हमें शूद्रों से भी बदतर रवैया और सलूक हमारे साथ रवा रखा गया है। शायद राह को भी इतना हकारत की नजर से न देखें जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं। अब अगर ये नाइंसाफी है, अगर ये जुल्म है, अगर ये जबर है, तो क्यों कर सर झुकाएं? क्या होगा? कीमत होगी ना। घर गिराए, गोली मारते हैं तो मारे, अगवा करते हैं तो करें। मैं कसम कहता हूं, एक दफा से में ये बात बैठ जाए कि मैंने इनको शिकस्त देना है, वो आपको शिकस्त देने पे तुले हुए हैं। जब आप ये डिसाइड करें कि मैंने इनको शिकस्त देना है, और जब आप ये कर ले, खुदा की कसम आप विक्टोरियस है। बस अपने अंदर ये बिठा दें कि जो लम्हे कब्र में है, हम और आप या ये इनको तब्दील नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अज़म के साथ, हौसले के साथ, खुद भी उम्मीदें सहर बनो, कौम को बताओ, उठो, अपनी आवाज से, अपनी जबान से, अपने कौल से, अपने फेल से बताएं कि वकील वो मुजाहिद है, वकला वो फिदाई है, जो हर जबर से टकराए हैं, हर जुल्म से टकराए हैं, हर काहर से टकराए हैं। डिक्टेटर, बड़े बड़े जालिम फिरौन, अब जो एक जमाने में इंडिस्पेंसेबल थे, नागजीर। आप पेशावर में ये जो कब्रिस्तान है, गोरा कब्रिस्तान से गुजरते हुए कभी देखा करें तो फिर उन हस्तियों के खिलाफ में है, कोई यूसुफजई, कोई अफरीदी, कोई मोमंद, कोई बेटन्नी, कोई वजीर, कोई मसूद, कोई स्वाति, कोई सिनवारी, क्या कबाइल है। किस फख्र से हम लुंगियां पहन के निकला करते हैं कि हम तो जबर और ईसाइयत के खिलाफ एक दीवार रहे हैं। वो किधर गई
के मुकर्रीन को बात मुख्तसर करने का कहते थे। मैं नहीं चाहूँगा कि काजी साहब का हुक्मनामा मुझे मिले। पेशावर में KP के जो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल हैं, मैं आप सबको आगाह कर दूं कि इस ट्रायल को मैं खुद ज्वाइन कर रहा हूं और मैं तमाम मुल्जिमान को डिफेंड करूंगा। बाकी एक बात पश्तो में और फिर इजाजत तलब करूंगा। दा खबर अगर तक होमा जरा के मैं खबर ही में उर्दू की उकड़े के पुख्तों की में खड़े हुए के देशी असर में ढेर उधर बांधे खुदा अगर तवाई मां अल्लाह बंदगानो दाजवन मुरसर तीर के और ज़दा बार बार वाई मां चिबा सुफरा वस्का मर्शा कदा जुन जी न खुदा दे जुन मुंगा वलन की सब पाकिस्तान पदे जुन की दा जमंग दा बचो दा पुख्तनो दा खपल खौरी तो वर चौकीदार राना जोड़ दा सलवी ख्याल मुशवल che de bambu de barud de klashenkov de topak de tabai de skhoro janazo da para che kam de bas mung badage lagiya zaman hum da mustaqbil lakana la shana horta faisalabad ta karachi ta aplazi ugora akarwaru ugora lad munga awal fazale ma wale che paila ka ki napre khudama katarwa sabore زمون د علاقې نه هجرتونه روان دي دا موږ نه څه جوړ شول کله به موږ راپاسو نن دې بیا خاوره چې کوم دی دا چې کوم بارډر علاقې دي ستاسو ته نه دي راغلي خو زما په خاوره باندې حکومت کنټرول تللی دی کله پورې به دا سلسله زموږ جاري او نن وخت کې دا پښتانه ما خیال دی چې دا دا फैसला इस्तादा और बखल जोर में के नुकसान और नफे तब पलम ला तड़ी कचर तयोजल लागोर दोर न फरता सुनास कदा दल बार दा फैसला उकड़ा च मर्दन की यो थानेदार SPDPO और PO तदाई इजाजत न वर्को च सोफ एक के कानूनी तौर पर कर रहा हूं कदा सुदा फैसला چې دی و سړی په کور باندې غلطه چاپا هغه سړی به مونږ نه پرېږدو نو تاسو نه په دغې ضلع کې زورور څوک نشته چې مردان وکړه په مردان کې رول افلا جوړه کړه که کله مو جوړه کړه په دوه لاسو به داسې سلام درته کوم او غیرتي خلک یې خپل غیرت او خپل همت راغونډ کړي صرف د خپلو خلکو حقوقو تحفظ وکړي د دې مردان ثوابې دا ستاسو چې کومې ازلا دي هلته چې چا سره ظلم کېږي زیاتوب کېږي خدای په دربار کې به هم سرخروي او دا خپله چې کومه دا یونیفارم دی اچولی ده انشاءالله چې دا یو بار چې ګیري دا به تاسو وینئ چې دا ملک ټول بارونه به باسي اور ته یې نه یو هی قافله بنتا کیا قافله به زموږ جوړېږي انشاءالله ګټه به راځي وخت به راځي چې دا سره سره شوي دي او څه را سره وکړل د دې یو یو شی به د قانون په دایره کې او په رواج کې او چې چېرته را سره په پښتو کې چا زیاتوب کړی دی په خدای قسم